एक ऐसी जगह है जहां न पेड़ पौधे उगते न बारिश होती, समुंदर से घिरा हुआ लेकिन न पीने का पानी और न अच्छा मौसम। बस जहां तक नजर जाए चारों तरफ बस रेत ही तपतपाती गर्मी और पीहर बंजर भूमि। एक ऐसी जगह है जहां इंसान तो क्या जानवर भी रहना पसंद नहीं करते। इस जगह रहते थे सिर्फ बंजारे यानी नोमैड्स, जिनका कोई एक ठिकाना नहीं था। वो एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते, कुछ काम, खाना और थोड़े पानी की तलाश में। यहाँ के लोग मछली और समुंदर से निकाली गई मोतियों को बेचने के अलावा बस छोटे मोटे काम ही कर पाते थे। और हालत इतनी खराब थी कि जिस समय इंडिया की जीडीपी 37 बिलियन डॉलर्स थी, उस वक्त इस जगह की जीडीपी सिर्फ 1.75 बिलियन डॉलर्स थी। लेकिन ऐसा कहते हैं ना कि भगवान सबको एक मौका देते हैं, एक अपॉर्चुनिटी देते हैं अपने आप को आगे बढ़ाने का, गरीबी से बाहर निकलने का। एक मौका इस जगह के लोगों को भी मिला जब उनकी इसी बंजर मिट्टी के नीचे से मिला काला सोना यानी पेट्रोलियम। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो सिर्फ पेट्रोलियम से मिली हुई कामयाबी की कहानी नहीं है। ये कहानी है सोच, विचारधारा और दूरदर्शिता की। ये कहानी है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की। ये कहानी शुरू होती है साल 1958 में, जब पहली बार लक्ष्मी स्वयं अबू धाबी की मिट्टी पर प्रकट हुई और वहां मिला पेट्रोलियम का पहला डिपॉजिट। साल 1962 तक अबू धाबी पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने लग गया था और ऑयल इकोनॉमी की वजह से काफी बड़ी मात्रा में पैसा आना शुरू हो गया था। ऑयल रिजर्व्स इससे पहले भी कई देशों में मिले हैं, जैसे कि वेनेजुएला, नाइजीरिया, इराक, अंगोला और लीबिया। लेकिन ये सारे देश यूएई के आसपास भी नहीं है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। ये सारे देश करप्शन, लैक ऑफ विजन, लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, ओवर डिपेंडेंस ऑन ऑयल, ग्रीड और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से घर पे आई लक्ष्मी को ठुकरा बैठे। और इनमें से ज्यादातर देशों में आज सिविल वॉर, इकोनॉमिक कोलैप्स, एक्सट्रीम पॉवर्टी और भुखमरी से हालत खराब है। लेकिन यूएई की बात कुछ और है। यहाँ के लीडर्स ने ऑयल को एक रातों रात अमीर बनाने वाली स्कीम की तरह नहीं, एक मेक और ब्रेक अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट किया। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो लाइफ टाइम में एक बार आती है, सदियों में एक बार मिलती है, और अगर चली गई तो फिर अफसोस के अलावा कुछ नहीं रह जाए। इसी सोच के साथ शेख जयद बिन सुल्तान अल नहयान की लीडरशिप में उस रीजन के 7 एम्पायर्स या एमिरेट्स ने डिसाइड किया कि वो एक फेडरेशन फॉर्म करेंगे। और इसी तरीके से साल 1971 में फॉर्म हुआ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। 1971 में सिर्फ 6 एमिरेट्स ने ये फेडरेशन ज्वाइन किया था, जो थे अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, फुजाइरा और अल कुवैत। 7th एम्पायर रास अल खाइमा ने 1972 में यूएई को ज्वाइन किया। यूएई के तब के लीडर्स ने एक सपना देखा कि पेट्रोलियम के पैसों से सिर्फ कुछ लोगों को अमीर नहीं बनाना है, उन्हें एक देश बनाना है। एक ऐसा देश जिसको देख करके दुनिया देखती रह जाए। उन्होंने सपना देखा एक ऐसी इकोनॉमी तैयार करने का जो सिर्फ ऑयल पर डिपेंडेंट न हो, जो डाइवर्सिफाइड हो और जहां ऑयल के खत्म होने के बाद भी तरक्की का सिलसिला ना रुके। और यहीं से शुरू होता है सफर लगभग 50 साल में 300 गुना ग्रोथ की एक वंडरफुल कहानी। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो शायद आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और मेरे इस छोटे से चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मेरी थोड़ी हेल्प कर दीजिए। यूएई के लीडर्स को जल्दी समझ आ गया था कि ऑयल बेस्ड इकोनॉमी सस्टेनेबल नहीं है, इसीलिए उन्होंने समझदारी के साथ इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। साल 1985 में बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड डीप वाटर हार्बर, द जबल अली फ्री जोन, जिसने दुबई को ग्लोबल ट्रेड का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना दिया। आज जबल पोर्ट दुनिया के टॉप 10 बिजिएस्ट पोर्ट्स में आता है और ये मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा पोर्ट है। ये कितना बड़ा है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये पोर्ट अकेले दुनिया के 150 पोर्ट्स को कनेक्ट करता है और 80 मिलियन टन से ज्यादा कार्गो यहाँ से होकर के गुजरता है। यूएई को रियलाइज हो गया था कि उनके पास एक जियोग्राफिक एडवांटेज है एज अ ब्रिज बिटवीन द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड। और इसी बात का एडवांटेज उठाने के लिए उन्होंने 40 से ज्यादा फ्री जोन्स बनाए, जहां सब्सिडीज, टैक्स बेनिफिट्स और इजियर फॉरेन ओनरशिप की वजह से काफी सारी ग्लोबल कंपनीज और इन्वेस्टर्स धीरे धीरे वहां अट्रैक्ट होने लगे और वो एक इकोनॉमिक हब बन गया। यूएई ने अपने खुद के सॉवरेन वेल्थ फंड्स एस्टैब्लिश किए, जैसे मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी, इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ दुबई और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, जो दुनिया के सबसे लार्जेस्ट वेल्थ फंड्स में से एक है। ये फंड्स रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी और एनर्जी के फील्ड्स में हेविली इन्वेस्ट करती है ताकि बाद में वहां से रिटर्न्स गेन कर सके।
यूएई के सारे सॉवरेन फंड्स को मिला के टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट $2 ट्रिलियन से ज्यादा है, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका की टोटल जीडीपी का ऑलमोस्ट डबल होता है। यूएई ने एविएशन सेक्टर पे काफी फोकस किया और यूएई घर बना एमिरेट्स और एतिहाद जैसी मेजर एयरलाइंस का, क्योंकि उनको पता था कि एविएशन पे कंट्रोल मतलब टूरिज्म और ट्रेड पे कंट्रोल। सी ट्रेड को स्ट्रेंथन करने के लिए खलीफा पोर्ट और जबल अली पोर्ट बनाए गए और इंटरनल कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए एतिहाद रेल और हाइपर लूप जैसे फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट किया गया। एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स को कम करने के लिए यूएई एडवांस्ड एग्रीकल्चरल टेक्निक्स जैसे कि वर्टिकल फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक्स और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर रहा है। तो यूएई चारों तरफ से अपने आप को डाइवर्सिफाई करने में लगा हुआ है। यूएई ने इनफैक्ट यूएई एआई स्ट्रेटजी 2031 नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसका सोल पर्पस देश को एआई एप्लीकेशंस में लीडर बनाना है। दुबई में स्मार्ट दुबई बोल के एक प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, जिसका एम है वर्ल्ड्स स्मार्टेस्ट सिटी बनाना, जहां टेक्नोलॉजी को डेली लाइफ से इंटीग्रेट किया जा सके। दुबई फ्यूचर फाउंडेशन और हब 71 जैसे इनिशिएटिव्स के थ्रू यूएई एक स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है, जो स्पेशलाइज करती है फ्यूचर टेक जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन और फिनटेक में। यूएई ने डाइवर्सिफिकेशन पे इस तरह फोकस किया कि ऑयल मिलने के सिर्फ 30 साल के अंदर साल 2000 में यूएई की जीडीपी 60 टाइम्स ग्रो करके $100 बिलियन के पार जा चुकी थी, और इसमें ऑयल एंड गैस का शेयर सिर्फ 45 to 50% था। लेकिन कहानी यहाँ रुकती नहीं है। यूएई को यहाँ पे एक और अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है अपने आप को डाइवर्सिफाई करने की। अब यहाँ तक आ ही गए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं आगे ऐसी और डिटेल रिसर्च और अच्छी वीडियोस आपके पास लाता रहूंगा। यूएई के ट्रांसफॉर्मेशन में आंधी तब आती है जब यूएई में रियल एस्टेट बूम आता है। साल 2003 में दुबई ने पाम जुमेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, एक ऐसा मैन-मेड आइलैंड जो स्पेस से दिखता है और जिसने दुबई के शोर लाइन को 78 किलोमीटर से एक्सपांड कर दिया। लेकिन ये सिर्फ शो ऑफ या लग्जरी के लिए नहीं था कि भाई मेरे पास पैसा है, देखो मैं क्या कर सकता हूँ। दिस मेड दुबई द ग्लोबल टूरिज्म पावर हाउस। और ये तो बस शुरुआत थी। यूएई ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में काफी हेवीली इन्वेस्ट किया, जैसे कि दुबई मेट्रो, दुबई क्रीक टावर, एक्सपो सिटी, ब्लू वाटर आइलैंड और शादियात आइलैंड। दुबई और अबू धाबी जैसे शहर आज लग्जरी और टूरिज्म के सिनोनिम बन गए हैं। आज शायद लोग दुबई को ऑयल के लिए कम और बुर्ज खलीफा के लिए ज्यादा जानते होंगे। चाहे पाम जुमेरा हो या बुर्ज अल अरब या फिर द लूव, हर एक प्रोजेक्ट यूएई के इमेज को और मजबूत करता चला गया। दुबई शॉपिंग फेस्टिवल, दुबई एयर शो और टेक्नोलॉजी एक्सपो टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुके हैं आज की डेट। एक कल्चरल डेस्टिनेशन बनने की चाह में दुबई ओपेरा और गुगनहाइम अबू धाबी जैसे प्रोजेक्ट्स तैयार किए गए। मिडिल ईस्ट में मूवीज प्रोडक्शन से लेकर के मेजर सोशल इवेंट्स या फिर स्पोर्टिंग इवेंट्स, यूएई हैज गॉट देम ऑल। आज यूएई में 16 मिलियन टूरिस्ट हर साल आते हैं, जो यहाँ की इकोनॉमी में $38 बिलियन कंट्रीब्यूट करते हैं। टूरिस्ट इनफ्लो इतना ज्यादा है कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्ल्ड का बिजिएस्ट एयरपोर्ट बन चुका है, जो एनुअली 90 मिलियन से ज्यादा पैसेंजर्स हैंडल करता है। टूरिज्म आज यूएई की जीडीपी का अराउंड 14 to 15% है। 2024 में यूएई की जीडीपी का सिर्फ 25 से 30% ऑयल से आता है, बाकी सब कुछ डाइवर्सिफाइड है। यूएई आज बस एक ऑयल प्रोड्यूसर नहीं रहा, यूएई एक ग्लोबल लीडर है टेक्नोलॉजी, टूरिज्म और कल्चर का। 2022 में यहाँ से होने वाला नॉन ऑयल फॉरेन ट्रेड रीच अराउंड $600 बिलियन, जिसमें एक्सपोर्ट्स $350 बिलियन से ज्यादा के थे। 1980 में यूएई का पर कैपिटा इनकम $12,000 था, जो 2022 में $67,000 तक पहुंच गया, मेकिंग यूएई वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। यूएई की इकोनॉमी एक्सपेक्टेड है कि अगले डेकेड में 5% से ग्रो करेगी, और यूएई ऑलरेडी मिडिल ईस्ट की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है आफ्टर सऊदी अरेबिया एंड टर्की। 2021 में यूएई पहला अरब देश बना जो मार्स तक पहुंच गया हो, जिससे यूएई को ग्लोबल लेवल पे काफी पहचान मिली। लोग इसके बारे में और ज्यादा बात करने लगे। यूएई अब स्पेस टेक और स्पेस एक्सप्लोरेशन में काफी एक्टिवली काम कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी में आज किया गया इन्वेस्टमेंट ये इंश्योर करेगा कि जब कल इनके पास ऑयल खत्म भी हो जाए तो यूएई की ग्रोथ स्टोरी कभी रुके नहीं। जियोपॉलिटिकली भी यूएई के रिलेशन सारे वर्ल्ड पावर्स के साथ में काफी अच्छे हैं, इंक्लूडिंग यूएस, चाइना एंड इंडिया। मिडिल ईस्ट के मसलों में कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन से लेकर के ग्लोबल डायलॉग को बढ़ावा देना, ये सब यूएई के लिए आज काफी नॉर्मल बात।
आज ये देश सस्टेनेबिलिटी और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ अपने फोकस को शिफ्ट कर चुका है। अबू धाबी की मज़ेदार सिटी इको फ्रेंडली अर्बन डेवलपमेंट के मॉडल के रूप में दुनिया के सामने नजर आएगी, क्योंकि दिस सिटी इज सपोज्ड टू बी कंप्लीटली सेल्फ सस्टेनेबल एंड रन ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। सोलर एनर्जी को हार्नेस करने के लिए मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम सोलर पार्क तैयार किया गया, जो दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्क में से एक है। यूएई का टारगेट है साल 2050 तक नेट जीरो एमिशंस को रीच करना। About the historic announcement by His Royal Highness the Crown Prince about the kingdom being net zero in terms of emissions by 2060. और इसके लिए यूएई काफी कुछ कर रहा है, जैसे कि हाइड्रोजन एनर्जी, कार्बन कैप्चर और ग्रीन बिल्डिंग्स के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करना। अभी तक हमने यूएई के बारे में काफी सारी अच्छी बातें जान ली, लेकिन क्या यूएई के लिए सब कुछ लवी डवी है? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यूएई की जीडीपी का 60% अबू धाबी कंट्रीब्यूट करता है, दुबई 30% कंट्रीब्यूट करता है और शारजा का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 5% है, और बाकी बचे हुए 5% में बचे हुए 4 एमिरेट्स। ऐसा क्यों है कि यूएई का सारा ग्रोथ अबू धाबी और दुबई में कॉन्सेंट्रेटेड है, बाकी की जगह कंपैरेटिवली इतना पीछे क्यों है? और क्या सच में यूएई में सब कुछ अच्छा है? यूएई में फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को लेकर के काफी स्ट्रिक्ट लॉज है। आप रॉयल फैमिली की या सरकार की कोई बुराई नहीं कर सकते हैं, वरना फाइन से लेकर के जेल तक की सजा का प्रावधान है। जितनी आसानी से आप इंडिया में गाली बक देते हो अपने लीडर्स को, इतना आसान वहाँ बिल्कुल नहीं है। यूएई में इलेक्शंस नहीं होते क्योंकि वहाँ मोनार्की है, कोई पॉलिटिकल पार्टी वहाँ एग्जिस्ट नहीं करती, कोई डेमोक्रेसी वहाँ एग्जिस्ट नहीं करती। तो आपको अच्छा लगे या बुरा, लॉज पसंद आया नहीं, बदलने का कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। यूएई अपने ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा डिपेंडेंट है माइग्रेंट लेबरर्स पर, जो मोस्टली बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देशों से और इंडिया जैसे देशों से आते हैं। कफाला स्पॉन्सरशिप बोल के एक सिस्टम की वजह से इन लेबरर्स को काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है। बेसिकली ये सिस्टम कहता है कि अगर आपके पास जॉब है तो आपको वीजा मिलेगा, आपका वीजा वैलिड है, जैसे ही आप बेरोजगार होते हो आप तुरंत घर वापस जाओ। इसके अलावा लो वेजेस, पुअर हाउसिंग कंडीशन जैसे न्यूज आमतौर पर आपको सुनने को मिलते ही रहेंगे। जेंडर इनइक्वालिटी भी एक बहुत बड़ी समस्या है यूएई में, जहां आज भी ज्यादातर लीडरशिप पोजीशंस के ऊपर में पुरुषों का वर्चस्व है, पुरुष बैठे हुए हैं। काफी सारे सोशल और पॉलिटिकल राइट्स के लिए आज भी महिलाएं वहां संघर्ष कर रही हैं। जो बेसिक चीजें जिनको आप बेसिक समझते हो इंडिया के अंदर में, एलजीबीटीक्यू राइट्स वगैरह, वो सब भी यूएई में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, इनफैक्ट बैंड है। राइट टू प्राइवेसी को तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि यूएई में सर्वेलेंस सिस्टम्स और मॉनिटरिंग प्रैक्टिसेस काफी स्ट्रिंजेंट है। वहां आपका पर्सनल डेटा भी ट्रैक किया जा सकता है और आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये तो क्लियर है कि सब कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि यूएई ने अपनी तकदीर खुद अपने हाथों से बदली है। एक अपॉर्चुनिटी को एक फ्यूचर का शेप दिया है और दुनिया को ये बताया है कि भविष्य का सोच के प्लान करना, दूरदर्शिता कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कमेंट करके आप बताइए सोच विचार करके कि इंडिया यूएई से क्या कुछ सीख सकता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।